दोस्तों इस घटना को याद कीजिए। पहले 3 दिन तक इन तमाम पत्रकारों ने चुप्पी साधी थी। उसके बाद लगातार इन्होंने कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अरिनब जैसे लोगों के इंटरव्यू शुरू कर दिए और ये बताने की कोशिश की कि इस साजिश में कुछ कश्मीरी है। मगर आप टोन पे ज़रा ध्यान दीजिए। जिस टोन और जिस नफरत में ये बोल रहे थे, इसको बोलते सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता की पत्रकारिता उसको बोलते हैं जहां पे रिसर्च, दोषियों को सामने लाने की जगह कुछ ऐसे लोगों को शील्ड करके उन्हें बचाया जाने की कोशिश हो रही है। यह पत्रकारिता का न्यूनतम स्तर है, जिसे आज ध्रुव राठी अर्नब गोस्वामी को कह रहा है पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अब बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। अभी ध्रुव राठी ने कल एक वीडियो रिलीज किया है और वीडियो का शीर्षक ये है कि द प्रॉब्लम विथ अर्नब गोस्वामी। ये वीडियो मैं एक्चुअली में बनाने नहीं जा रहा था। आज मेरा दिन था मनु से मोदी तक का। अब समस्या यह है कि इस वीडियो को इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि अर्नब गोस्वामी के मैं समर्थन में हूं और खुल के हूं, वरना मैं ये वीडियो नहीं बनाता। अब इस वीडियो में कुछ उन्होंने क्लिप्स ऐड करके बताए हैं कि क्या सांप्रदायिक है, क्या नहीं है, क्या गलत है। इसमें इन्होंने एक डेंजरस लाइन पिक की है जिसमें अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि इस देश की 80% आबादी हिंदू है और गेरुआ वस्त्र धारण करना इस देश में पाप हो गया। अब इस बात में उनको बड़ी सांप्रदायिकता नजर आई है ध्रुव राठी को, क्योंकि कह रहे हैं कि ये मेजॉरिटी ऑफ हिंदू को प्रोवोक किया जा रहा है इससे। अब समस्या यह है कि हम सच सुनने के या तो आदी नहीं है या सुनना ही नहीं चाहते। यह पहला पालघर का केस है ही नहीं संतों के खिलाफ अत्याचार का। दोस्तों, एन राम पर हमला गोदी मीडिया ने भी किया, यानी कि मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा। और आप गौर कीजिए दैनिक जागरण के इस पहले पन्ने पर कि राहुल गांधी की कोशिश टाए टाए फिश हो गई। तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगा। बीजेपी की पूरी इलेक्शन कैंपेन ही हिंदू मुसलमान शाहीन बाग पर आधारित थी। ऊपर से जब ये बीजेपी लीडर्स रैलीज निकालते थे तो क्या स्लोगन उठाते थे? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। प्रॉब्लम देख रहे हो स्लोगन में क्या है दोस्तों? ये बेसिकली मोटिवेट कर रहे हैं कि आम जनता को कि तुम हथियार उठाओ, गोलियां उठाओ और उन लोगों पर गोलियां। अब प्रॉब्लम कहां राइज करता है? सोनिया गांधी जी के सत्ता में आने के साथ ही कई ऐसे इंसिडेंट हुए हिंदू संत समाज के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ जिससे लगने लगा कि वो अनसेफ है। अब जैसे एक दंगा हो जाता है और उस दंगे में प्रधानमंत्री देश का एक ऐसी कम्युनिटी से सिर्फ मिलने जाता है और मेजॉरिटी हिंदुओं के साथ मिलने नहीं जाता। बाद में लेटर ऑन बयान आता है कि इस देश के तमाम संसाधनों पे माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिमों का पहला हक है। ये सांप्रदायिकता इसको बोलते हैं ध्रुव राठी। आगे बढ़ते हैं। स्वामी पुण्यलोकनंद को 2008 में, शायद ध्रुव राठी तुमको ये न्यूज भी पता नहीं होगी, 3000 मुस्लिम मॉब केरल में उनको पेड़ से बांध के मारती है। सवाल होता है कि क्यों? आपको अखलाक तो बहुत बाद में नंबर आता है। 2008 के मैं केसेस बता रहा हूं। फिर उसके बाद आप आ जाइए, घसीट के मंदिर की सीढ़ियों से इस देश के शंकराचार्य को ले जाया जाता है। 11 साल तक जेल में वो बंद रहते हैं और मतलब 11 नहीं 8 साल तक बंद रहते हैं और 8 साल बाद रिजल्ट ये निकलता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। शंकराचार्य मुक्त हो जाते हैं। इस देश के सबसे बड़े संत को मंदिर से सीढ़ियों से घसीटते हुए ले जाया जाता है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? अशोक सिंघल साहब का एक बयान है, उस बयान को पहले सुन लेते हैं। कि सोनिया ने कहा है कि मैं देखती हूं, ये 2007-8 की बात है बाबा। मैं देखती हूं, सोनिया ने कहा है कि मैं देखती हूं कि इस देश के भीतर संतों के प्रति श्रद्धा किस प्रकार से मैं ये बनी रहती है, मैं उसको नष्ट करके रहूंगी। तभी ध्यान में आया मेरे कि बड़े बड़े संतों की श्रद्धा नष्ट करने के लिए वो अनेक अपराध उनके ऊपर लगाने के लिए कोशिश में है। ये बात उसने कही जाकर के पुट्टपर्ती के बाबा को। वो ग्रीस की जो महिला थी जो सोनिया जी के प्रति मित्रता रखती है, उसने ये बात जाकर के कही कि सोनिया से मेरी बात हुई, उसने ऐसा कहा है। और उसने कहा बड़े बड़े हिंदू संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके बड़े प्रचारकों के प्रति बड़ी श्रद्धा लोगों की है, वो मैं श्रद्धा नष्ट कर दूंगी, सबके ऊपर अपराध लगा दूंगी। तो अब बात है हिंदुओं को प्रवोक करने की। तो हिंदुओं को कब से प्रवोक करने की कोशिश हो रही है एक मेजॉरिटी हिंदू को? 1989 से या 1966 से जब संतों पे गोली चली?
चलिए नहीं, थोड़ा आगे और चल देते हैं। हिंदुओं को प्रोवोक करने की कोशिश में समझौता ब्लास्ट के आरोपी असीमानंद को बुलाया जाता है। इस पे आरफा खानम शेरवानी एक शो करती हैं, अब पहले उसको सुन लेते हैं। जर्नलिस्ट मतलब जिसको बीजेपी वाले हेट करते हैं, जैसे रवीश कुमार ये बोल दें कि मन ही मन में प्रधानमंत्री मोदी खुश हैं कि संतों को मारा गया। उन्होंने क्या कहा? जो जज साहब थे एनआईए के जज जगदीप सिंह, उन्होंने इस पूरे मामले की कड़ी भर्त्सना की और फटकार लगाई एनआईए को। उन्होंने ये कहा, 160 पेज की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा कि असीमानंद और 7 लोगों के खिलाफ केस तैयार करने में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एनआईए, वो पूरी तरीके से नाकाम रही है। आपने ये भी देखा है पिछले 5 साल में सीबीआई से लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से लेकर एनआईए तक हमने देखा है तमाम जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो किस बुरी हद तक जो है कॉम्प्रोमाइज हुई हैं, उनके साथ समझौता किया गया है बहुत खराब तरीके से। तो ऐसे में ये मान लेना जरा भी जो है हैरान नहीं करेगा आपको कि एनआईए का अब यह पत्रकारिता है जहां पे सीधे सीधे आरफा खानम शेरवानी सजा दे देती है एक तरह से मोदी सरकार को कि मोदी सरकार ने एनआईए को प्रेशर बना के असीमानंद को रिलीज कराया। हिंदू टेररिस्ट होते हैं और हिंदू टेररिज्म है। यह नफरत भरी पत्रकारिता है। सवाल यह है कि 2019 में आने के बाद मोदी सरकार ने आरफा खानम शेरवानी के खिलाफ कोई जांच कमेटी बिठा दी, कुछ ऐसा कुछ हरकत किया? नहीं किया। यह सीधे सीधे नफरत की बात करने वाला अभिषार शर्मा, इसको नफरत की बात कहते हैं। ये सीधे सीधे इसमें फोटो में टाइटल के अंदर क्या है पता नहीं, पर टाइटल आप पढ़िए जरा। टाइटल से ही आपको लगेगा कि नफरत की राजनीति तो सिर्फ ये कर रही है। अगर ऐसा है तो 26/11 के हमले को आरएसएस की साजिश बताने वाले कांग्रेस के दिग्विजय सिंह क्या कर रहे थे और तमाम पत्रकार जो कवरेज कर रहे थे, नफरत की राजनीति तो वो थी। आप कहेंगे कि मुसलमानों के लिए ऐसा हुआ हो? मैं आपको बता दूं कि इस डेमोक्रेटिक सेकुलर देश में मुस्लिम लीग नाम की पार्टी रहती है, ध्रुव। अब ध्रुव, तुमको एक बात बताओ, जहां के पार्टी के नाम में मुसलमान लगा हो, मुस्लिम लीग के झंडे वाली पार्टी, और तुम उसको सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट दोगे? अब कहोगे कि ऐसी बात मुस्लिमों के लिए की होती किसी ने? पूराठी, तुमने खुद बोला है अपने वीडियो में कि शाहीन बाग को लेकर के बोला जा रहा था गोली मारो सालों को, पर गोली मारो आम जनता के लिए थोड़ी ना बुलवाया जा रहा था। दिल्ली पुलिस कोर्ट में थी, कोर्ट किया जा रहा था दिल्ली पुलिस के लिए कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे। अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ था? दिल्ली पुलिस पे, ये शाहीन बाग के नाम पे जो देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे थे, दिल्ली पुलिस पे सीलमपुर में ऑलरेडी दिल्ली के अटैक किया गया था, स्टोन पेल्टिंग हुई थी। यही नहीं, देश भर में मोदी को कातिल, मोदी को, अमित शाह को मारने की बातें, उसी मंच से अमूल्या ने नारे लगाए थे पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या इनमें से किसी पत्रकार ने उस पर बड़ी सारी बातें कही? उनमें से किसी पत्रकार को अरेस्ट किया गया? एक पत्रकारों का समूह था जो मोदी को जबरदस्ती फासिस्ट बोल रहा है। अब यह भी तो एलिगेंस है, क्योंकि आपके पास मोदी फासिस्ट है। फासिस्ट मतलब आप हिटलर के, नाजी से तुलना कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? और इस काम को तो रवीश कुमार ने बखूबी किया था। तो क्या वो जेल में है? कोई जेल में नहीं है। तो स्वतंत्र पत्रकारिता में अर्नब को लेकर के जो तुम्हारा पैमाना बना है, वो पैमाना तुम्हारे साथी पत्रकारों के लिए क्यों नहीं होता? ओह, मैं तो भूल गया था, तुम तो निष्पक्ष नहीं हो। तुम्हारा रोना दर्शकों को दिखा दूं 2019 में तुम कितने निष्पक्ष पत्रकार हो, देख लो दोस्तों। पूरा मीडिया बीजेपी का फेवर करेगा तो क्या ऑपोजिशन कुछ भी बोले, कोई उनकी बात कोई सुनने वाला ही नहीं होगा, कोई सुनाने वाला ही नहीं होगा। ऑपोजिशन क्या बोल रहा था? कांग्रेस नहीं बोल रहे थे, ये नहीं बोल रहे थे, कामरा नहीं बोल रहा था। इस देश में सोनिया गांधी के आने के साथ ही जबरदस्त ढंग से कन्वर्शन बढ़ा, और इस बात का उल्लेख किताब द रेड साड़ी में मिलती है। ठीक है, अब द रेड साड़ी बताता है कि सोनिया गांधी के भारत में आने के साथ ही हिंदू संतों पे अत्याचार की घटनाएं बढ़ी और मिशनरियों का भारत में प्रभुत्व बढ़ा। इतना ज्यादा प्रभुत्व बढ़ गया कि लगभग एक साथ 1000 से ज्यादा मिशनरी संस्थाएं भारत में एक्टिव हो गई। अब ये एक्टिव बिना बड़े पॉलिटिकल बैकअप के तो हो ही नहीं सकता है। तो इस बारे में अगर ऐसी बात है, तब तो फिर अर्नब की बात को प्रवोक करने वाले जो कह रहे हैं कि अर्नब प्रवोक कर रहा है, उससे पहले 10 साल से भारत के संत समाज और हिंदुओं को कंप्रेस किया जा रहा था ताकि वो विस्फोट हो। एक तबके में ये भावना है, एक तबके के अंदर ये भावना उत्पन्न किया जा रहा था, हिंदू टेररिज्म की बातें उठाई जा रही थी। जबकि हिंदुओं की सहिष्णुता का आलम यह है कि देश भर में जब 300-400 शहरों में यह शाहीन बाग जैसा ड्रामा प्रस्तुत किया गया, एक आकर के कहता है कि गांधी इस देश का सबसे बड़ा फासिस्ट है,
शर्जील, उसके समर्थन में रवीश कुमार 39 मिनट का वीडियो लॉन्च कर देते हैं, तो ये पत्रकारिता की, जर्नलिज्म की एथिक्स कहां चली जाती है? ये कमाल की लॉजिक, ये सारी ज्ञानवर्धक बातें कहां चली जाती है? तुम या तो मान लो कि गांधी जी 21वीं सदी के सबसे बड़े फासिस्ट थे, क्योंकि शर्जील इमाम ने ऐसा बोला है, और शर्जील इमाम के समर्थन में रवीश कुमार ने 39 मिनट का वीडियो पूरा बना दिया है, तब तो मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि रवीश कुमार सही है, और रवीश कुमार सही है, वो सपोर्ट कर रहे हैं शर्जील इमाम को। मतलब शर्जील इमाम ने कहा है कि गांधी 21वीं सदी का सबसे बड़ा फासिस्ट था। दूसरी बात, उसी शर्जील इमाम ने कहा है कि भारत का कोई भी मुसलमान सिर्फ इसीलिए देश छोड़ के नहीं गया क्योंकि उसको अपने जमीन जायदाद इन सब चीजों से लगाव था। तीसरी बात, आप मानोगे कि हिंदुओं को प्रोवोक करने के लिए एक आदमी कह रहा है कि चिकन नेक काट दो, ये प्रॉब्लमेटिक चीजें थी, तो आपने रवीश कुमार की आलोचना तो नहीं की अपने वीडियो में, तो इसका यह मतलब है कि तुम्हारी जो मानसिकता है वो इसलिए खराब है क्योंकि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड कुणाल कामरा गाली दे रहे थे अर्नब गोस्वामी को उस फ्लाइट में, और उसका दुख जा नहीं पा रहा है क्योंकि आजकल कुणाल कामरा को चिड़िया उड़ खेलने पे भी बैन लगा हुआ है, शायद वो चिड़िया उड़ भी नहीं खेल पा रहा है। ये सारी चीजें तो हो सकती है। या फिर तुम्हारी जैसे वो 2019 के टाइम जो लटके हुए चेहरे थे बताते कि तुम कितने निष्पक्ष लोग हो, ये वही बातें हैं कि तुम भी तो अर्नब गोस्वामी के साथ वही कर रहे हो। तो कल जब तुमको उठा के लेके चले जाए पुलिस, क्योंकि तुमने भी पत्रकारिता के नाम पे वो सारी चीजें की है जो आज कोई और पत्रकार कर रहा है, तो आप क्या कहोगे? दर्शकों, मैं एक बात बता दूं, इस देश में फ्री जर्नलिज्म इन सब चीजों के मायने नहीं है। कोई इंसान इस देश में या पूरी दुनिया में निष्पक्ष नहीं हो सकता। उसकी कोई अपनी सोच तो होगी, और जो उसकी सोच होगी वो उसकी पत्रकारिता में झलकेगी, उसके दर्शन शास्त्र में झलकेगी। ये सारी चीजें बिल्कुल सीधी बात है। इसमें किसी को ध्रुव राठी खुद मोदी तक, छी मीडिया या फिर एनडीटीवी को, मतलब इंडिया न्यूज को ऐसी तबके लगा के वो फोटो बना के जब प्रोग्राम करता है और बताता है, तो इसको क्या सांप्रदायिक होना किसको बोलते हैं? दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चीफ जफरुल इस्लाम जब ऐसी बात करे कुवैत को लेकर के कि कुवैत को चाहिए कि भारत पे दबाव डाले, वो वहां पे माइनॉरिटी सेफ नहीं है, सप्रेस किया जा रहा है माइनॉरिटी को, ये एक माइंडसेट और मीडिया के द्वारा लगातार बनाई जा रही है, तो हिंदुओं के अंदर ये भावना पनपेगी ना कि भाई हम इतना बलिदान, इतना सब कुछ करने के बावजूद हम पे ये एलिगेंस लगता है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। इस देश में कदम कदम पे मुसलमानों को उनके द्वारा किए हुए जुर्म को छिपाने की कोशिश की गई, और ये आज से बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। आपने अजमेर बलात्कार के बारे में सुना है दोस्तों? अजमेर में बलात्कार की घटना होती है और ये सीरियल बलात्कार होते हैं कई स्टूडेंट्स को जो कोचिंग में पढ़ती थी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये इतना बड़ा केस था अपने आप में कि आज के दौर में होता तो हड़कंप मच जाता। लगभग 60 से 70 लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनकी सीडी बनाई गई, उनके रेप किए गए। आप सोचिए, इस केस को सिर्फ इसलिए दबा दिया गया कि उस वक्त जो उसकी जांच कह रहे थे उन्होंने भी इस बात को माना कि इस केस को सिर्फ इसलिए दबाया गया क्योंकि कांग्रेसी एक मुस्लिम इन्वॉल्व था, और चूंकि मुस्लिम ही इन्वॉल्व थे इस केसेस में, और ज्यादातर जो लड़कियां हैं, इनफैक्ट एक लड़की को छोड़ के सभी लड़कियां जो है वो हिंदू हैं, तो इससे दंगे भड़कते। आप सोचिए, जहां पे जस्टिस की बात होती है वहां पे केस दबा दिया जाता है। इतना बड़ा अजमेर रेप केस, आप विकिपीडिया में भी अवेलेबल है, गूगल में भी आप पढ़ लीजिएगा। इस देश में यह होता है। इस देश में संत समाज पे गोलियां चली हैं, सिर्फ आप ऐसा नहीं कि बाबरी केस में, कई बार चली हैं। इस देश में कांग्रेस ने जब रामदेव को रामलीला मैदान में पिटवाया था, वो दिन भी लोगों को नहीं भूलना चाहिए। और पत्रकारिता कैसी की गई थी उस वक्त? दरबारी पत्रकारिता, आपको याद होना चाहिए। ये भी यही दरबारी पत्रकार थे जिन्होंने निम्नतम स्तर की पत्रकारिता की थी, आपको यह भी याद होना चाहिए। इस देश में किसी भी न्यूज को कैसे सेंसेशन की तरफ बनाया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण आपको मैं बता दूं। इसका जीता जागता उदाहरण जो है, तबलीगी जमात पे एक मीडिया, एक वर्ग की चुप्पी, और एक वर्ग जो है वो बोल रहा था बेखौफ होकर के। आप किसी को क्रिमिनल नहीं कह सकते क्योंकि वो सच बता रहा है, वो न्यूज वो बता रहा है। अब कंपैरिजन देखिए, आम और अमरूद का संभव है कंपैरिजन, सेब और संतरे का कंपैरिजन संभव है। अब एक मीडिया रिपोर्ट बताता हूं, ये हिंदू मंदिर की तस्वीर है, ये अभी लेटेस्ट न्यूज है।
हिंदू मंदिर की तस्वीर है और एक बताया गया है कि राजधानी चेन्नई में जो है वो कोविड केस आ गया है। मंदिर की तस्वीर बताई गई है। बताइए, वास्तविकता जाएंगे, न्यूज डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता यह है कि एक प्रेयर सभा हुई थी ईसाइयों की, जिसकी वजह से लोग इन्फेक्टेड हो गए और तस्वीर मंदिर की लगा दी। तो आपको लगेगा ये कौन सा केस है? ये पहला केस नहीं है। आपको ऊपर में दिखेगा तांत्रिक हिंदू साधु की तस्वीर होगी, रेप्ड वुमेन, नीचे में पढ़ेंगे कोई समथिंग इस्लाम होगा, कई आपको न्यूज मिल जाएंगे ऐसे, आपने भी देखा होगा। तो ये होता है न्यूज को सेंसेशन बनाना, और उसका परिणाम क्या होता है पता है? एक तबके को विश्वास दिला दिया जाता है कि इस देश का संत समाज रेपिस्ट है। यह होता है प्रोपेगेंडा, और लगातार ये कुचक्र द हिंदू जैसे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर ने किया है। अब एन राम का वो आप देखिएगा राफेल वाला पे कैसे ये अभिषेक शर्मा बोल रहा है। आपने लिटरली चौकीदार चोर है बोल दिया था, न गवाह न सबूत, बस मोदी चोर है। सरकार को गिराने के लिए 2019 में चुनाव मोदी सरकार हार जाए, वो पत्रकारिता का स्तर था। किन पत्रकारों पे कार्रवाई की मोदी सरकार ने? किनको जेल भेजा? किनको ला करके इंटरोगेट किया? एनराम को इंटरोगेट करते कि भाई तुम्हारे पास ये साक्ष्य कहां से है, तुम झूठ बोल रहे हो। पहले अर्नब की बात को लेकर के जो ये बात बोली गई है, ये मजाक थोड़ी ना है। दूसरे दिन का तुमने नहीं दिखाया एपिसोड का। दूसरे दिन अर्नब गोस्वामी ने साबित किया कि 3000 लोग लॉकडाउन में जुड़ गए, वहां पे इंतजार कर रहे थे संतों का। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न है ना कि 3000 लोग कैसे इंतजार कर रहे थे? आप बोल रहे हो। एक पत्रकारिता का स्तर बता रहा हूं, ये कितने निष्पक्ष दोगले पत्रकार हैं लोग। दिल्ली के सीएम, यूपी के सीएम और महाराष्ट्र के सीएम, वर्ल्ड बेस्ट सीएम महाराष्ट्र सीएम का ग्राफिक्स देख लीजिए और तुलना आप लोग देख लीजिए। वहीं पे योगी सरकार का भी कोविड केस में तुलना देख लीजिए, और तुलना आपको देखना है तो आप दिल्ली सरकार का भी। दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार का परफॉर्मेंस घटिया, वर्स्ट, कुछ भी आप शब्द चुन लो। वहीं पे सबसे ज्यादा गाली खाने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी का परफॉर्मेंस देख लीजिए। पर मैंने तो नहीं सुना कि किसी ने योगी की तारीफ की हो इस पूरे मीडिया सेक्शन में जो आज अर्नब पे कार्रवाई को लेकर के खुश है। मैं यही बोल रहा हूं कि फिर आप पे भी कार्रवाई होगी तो ये विधवा विलाप नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम भी ऐसी चीजें लेकर के आ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये चेरी पिकिंग सिर्फ आप कर सकते हैं? चेरी पिकिंग दूसरों को नहीं आती। इस गलतफहमी से आप दूर निकल। बाकी रही बात फेक न्यूज की, तो धूर्त राठी के फेक न्यूज को तो AKT के FMF से लेकर के न जाने कितने चैनलों ने डिमोलिश पहले किया था। अब उसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 2019 के चुनावी विश्लेषण का जब लाइव चल रहा था, कुणाल कामरा हो जाए या फिर वो एक और बंगाली बंदा है कोई, वो हो जाए, या फिर जो अपने आप को यहाँ पे लिख के आता है द देशभक्त, वो हो जाए, या फिर धूर्त राठी हो जाए, ये लोग उसी विश्लेषण के समय रोते हुए पाए गए, अफसोस जताते हुए। दरअसल एक पत्रकार को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन से पार्टी जीत रही है हार रही है, आपके कम से कम चेहरे पे तो नहीं दिखना चाहिए, पर वो चेहरे से नहीं बातों से ही झलक रहा था। तो आप सोचिए, अच्छा उसमें उन्होंने खुद कहा कि अच्छा ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार के लिए सिर्फ बैटिंग हुई, हमने कांग्रेस सरकार के लिए बैटिंग की है। तो जब इस तरह की पत्रकारिता एक सो कॉल्ड धूर्त राठी जैसा आदमी करेगा और उसको BBC और NDTV प्रमोट करेंगे, तो हमें समझ में आता है कि ये लोग पत्रकार जो है निष्पक्ष नहीं है कोई भी, और निष्पक्षता की बात जो है इससे निचले स्तर की, निम्नतम स्तर की बात नहीं हो सकती। तो आज ये वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो आज के देश में फ्री पत्रकारिता नाम की बात करते हैं। दरअसल इस देश में, इस दुनिया में फ्री पत्रकारिता नाम की कोई चीज नहीं है। आप या तो लेफ्ट सेंट्रिक हैं या राइट सेंट्रिक हैं, या फिर अगर आप सेंटर में भी हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में यह है कि आप इन दोनों के चक्कर में नहीं है, तो आप निष्पक्ष बनना चाहते हैं। लेकिन आप निष्पक्ष बनना चाहते ही ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि आप निष्पक्ष नहीं हो सकते। आपको सही या गलत दो चीज होती है, या तो सही होता है या गलत होता है। इन सही या गलत में से एक का चुनाव करना होता है, और जैसे ही आपने सही या गलत में से एक का चुनाव कर लिया, आप निष्पक्ष हो ही नहीं सकते। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा नाटक, ड्रामा है ही नहीं। तो दोस्तों, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। कम्युनल नारा है, लोगों को तकलीफ हो जाएगी। है अच्छा है, तकलीफ दीजिए, जय श्री राम का नारा लगाइए। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर दबा के कमेंट कीजिए। जय श्री राम।